हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वसुंधरा की बात सुनकर वीरेश ने एकदम ही चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ चंद्रिका ने जो कुछ भी बोला। वीरेश अपने मन में सोचने लगा कि क्या सच में उसे इतना पछतावा है, लेकिन अभी तक वह जो कुछ भी बोलती थी शायद वह जानबूझकर ऐसे ही वीरेश से चिढ़कर वो सारी बातें बोलती है, जबकि वसुंधरा के लिए उसके मन में ऐसा कुछ नहीं और वह सच में उसे बहुत मानती है। ये बात कहीं ना कहीं अब वीरेश को भी समझ आ रहा है। चंद्रिका काफी देर से वहां जमीन पर वैसे ही घुटनों के बल बैठी हुई थी, इसलिए कुछ देर के बाद वो वहां से उठकर खड़ी हुई और एक तरफ उंगली दिखाते हुए उसने भी वीरेश से कहा, वो उस जगह पर हम वहां के लिए ही निकले थे ना? जब पहाड़ी पर थे तो उस तरफ ही एकदम सामने देख रही थी, हम यहीं देख रही थी। आगे आकर जब हम वहां से नीचे गिर गए, मुझे खुद दुख भी पता नहीं चला कि कब और कैसे हम नीचे गिरे, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। थोड़ा सा परेशान होते हुए चंद्रिका ने इतनी बात बोली और इतना बोलकर वह चुप हो गई और वीरेश की तरफ ही देखने लगी। तो वीरेश ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे समझाया, क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी, शायद सदमे की वजह से तुम गिरते हुए ही बेहोश हो गई थी। जमीन या पत्थर से तुम्हारा सिर बाद में टकराया, मुझे भी नहीं पता। जब मैं वहां पर पहुंचा तो तुम बेहोश ऐसी झाड़ियों के बीच फंसी हुई थी और तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कई जगह पर चोट के निशान है, देखो तुम्हारे शरीर पर। इतना बोलते हुए वीरेश ने उसके हाथ के खुले हुए हिस्से की तरफ इशारा किया तो चंद्रिका का ध्यान भी अपनी चोटों पर गया। उसने अपने हाथ को अलट पलट कर देखा और कहा, हाँ, ये चोटें, इनमें अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन तुमने ये ठीक क्यों नहीं की? जिस तरह से तुमने राजकुमार की चोट ठीक कर दी थी, हमारी ठीक क्यों नहीं? चंद्रिका ने बहुत ही सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वीरेश तुरंत ही सफाई देते हुए बोला, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी तुमसे। मैं कोशिश की थी, लेकिन तुम पर मेरी शक्ति असर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा कि शायद मेरी शक्तियां कम हो गई हैं, क्योंकि मैं कब से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन एक बार भी मैंने शक्ति अर्जित करने के लिए ध्यान या मंत्र जाप कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी शक्तियां कम भी हो जाती है? कोई बात नहीं, फिर रहने दो, इतना भी दर्द नहीं कर रहा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन राजकुमार, हाँ, राजकुमार समर भी तो हमारे साथ थे वीरेश, राजकुमार कहाँ पर है? वीरेश की बात का जवाब देते हुए चंद्रिका बोल ही रही थी, लेकिन तभी उसे राजकुमार समर के बारे में भी ध्यान आया, तो उसने इस बारे में भी वीरेश पूछा। चंद्रिका के पूछने पर ही वीरेश को भी समर के बारे में याद आया, जबकि अब तक वह समर के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था और उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह वहां पहाड़ी से चंद्रिका को बचाने के लिए कूदा, तब उसे सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका की फिक्र थी, क्योंकि वह उसके सामने ही वहां से नीचे गिरी और वीरेश नहीं चाहता था कि चंद्रिका को कुछ भी हो, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो चंद्रिका के पीछे ही उस पहाड़ी से कूद गया था और फिर जैसे तैसे उसने चंद्रिका को तो बचा लिया, लेकिन इस बीच वह समर के बारे में बिल्कुल ही भूल गया और अब रात इतनी ज्यादा हो चुकी थी, उन दोनों को ही समर की फिक्र होने लगी। वीरेश ये सब कुछ सोचने लगा और उसने चंद्रिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने सिर पर हाथ मारते हुए चंद्रिका ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में वीरेश से पूछा, कहाँ है राजकुमार वीरेश? बताओ मुझे, तुमने उन्हें कहाँ पर छोड़ दिया? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वो भी हमारे साथ ही आए थे, ये दोबारा है जब हम दोनों उन्हें ऐसे छोड़कर आगे आ गए। चंद्रिका के इल्जामों को सुनकर अब वीरेश से भी रहा नहीं गया और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए चंद्रिका से कहा, नहीं, मैंने भी ये जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम्हें इतनी ही राजकुमार की फिक्र थी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। पहाड़ी से तुम गिरी तो बताओ, पहले मैं तुम्हें बचता या फिर राजकुमार समर के साथ वहां पर रुकता? तुम ही बताओ क्या करता मैं, और तुम अगर मेरी जगह पर होती तो क्या करती? वीरेश की ये बात सुनकर चंद्रिका एकदम ही खामोश हो गई। वो आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं वीरेश बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ऐसे में वह राजकुमार के बारे में सोचना छोड़कर आगे भी तो नहीं बढ़ सकते। अगर उन्हें वसुंधरा मिल भी जाती है और फिर समर किसी खतरे में पड़ जाता है तो क्या ही फायदा होगा? किसी एक की जान को खतरे में डालकर दूसरे को बचाना। चंद्रिका मायूसी से चेहरा लटकाकर नीचे देखते हुए बोली, हाँ, शायद हमारी ही गलती है, ये सब कुछ हमारी गलती है, हमें ही ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं हम इतनी बेवकूफियां कैसे करते रहते हैं, लेकिन अब बताओ हम क्या करेंगे? पता नहीं,
अभी तो बड़ी मुश्किल से हम उन पिशाचिनियों से बचकर यहाँ तक वापस आए हैं, और अब आगे हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता। वीरेश भी अपना सिर पकड़ता हुआ बोला। वीरेश की बात सुनकर चंद्रिका भी परेशान होते हुए बोली, ऐसा तो मत बोलो, अगर तुम ये बोलोगे तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ तो सोचो। हमें राजकुमार समर के पास ही वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गए, जिस तरह से पिशाचिनियां या और कोई शैतानी शक्तियां जो यहाँ पर हैं, उनमें से अगर किसी की नजर उन पर पड़ गई तो? चंद्रिका की बातें सुनकर वीरेश एकदम गंभीरता से बोला, हाँ, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो जगह अगर यहाँ से करीब है तो मुझे लगता है पहले एक बार हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए, और उसके बाद हम वापस पहाड़ी पर चलेंगे राजकुमार समर को लेने के लिए। वीरेश एक तरह से सही बोल रहा था, और चंद्रिका के पास भी अभी उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो दोनों उस तरफ ही बढ़ गए। वीरेश उस तरफ आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग सच में सही जगह पर आए हैं या नहीं, क्योंकि पहाड़ी से देखने पर वो जगह एकदम अलग रही थी, और अभी जब वो दोनों वहां पर खड़े हुए हैं तो अब वो अलग लग रही है। और जैसे वहां पर से उन लोगों को आग और धुआं नजर आ रहा था, कम से कम वीरेश को तो नजर आया था। मन में बहुत सारी उलझन और एक अलग तरह के डर के साथ वो दोनों ही उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग वसुंधरा के करीब पहुंच रहे हैं। 5-5-5। दूसरी तरफ ज्यादा रात हो जाने की वजह से वहां पहाड़ी के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, और राजकुमार समर वहां एक पत्थर पर बैठा हुआ ठंड से कांप रहा है। उसे पता भी नहीं है कि उसे आगे कहां जाना चाहिए, और वह ऐसे ही कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लग रहा है अगर वह यहां से कहीं और चला गया और फिर वीरेश चंद्रिका उसे ढूंढते हुए वहां पर वापस आए, तब फिर वो उनसे नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर वो जंगल में या पहाड़ी पर इधर उधर कहीं भटक गया तो? ये सारी बातें सोचता हुआ वो वहां पर ही बैठा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाजू को कसकर पकड़ा हुआ है और एकदम अपने आप में ही सिकुड़ कर बैठा है ठंड से बचने के लिए। समर के दांत किटकिटा रहे हैं ठंड की वजह से, और उसके मुंह से धुआं निकल रहा है, और लगातार वह अपने हाथों को रगड़ रहा है जिससे कि उसे कुछ गर्माहट मिल सके, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि वहां पहाड़ में इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी तेज है कि ठंड से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समर को ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड की वजह से उसका दिमाग एकदम जम सा गया है और उसके आसपास बर्फ की हल्की परत सी जमने लगी है। वहां पर कोहरे की वजह से आप कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। उसे ठंड की वजह से समर की आंखें एकदम भारी होती हुई सी बंद हो गईं और वो वहां पत्थर पर ही एक तरफ लुढ़क गया। कौन है वो? इतना सुंदर नवयुवक यहाँ ऐसे ठंड में क्या कर रहा है? मुझे तो कोई इंसान लग रहा है देखने में। हाँ हाँ, इंसान ही है, तभी तो हमें इंसानों जैसी बू आ रही है इतनी देर से। इसी की ही होगी। चलो इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। क्या तुम इसका शिकार करने के बारे में सोच रही हो? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन चलो पहले इसे यहाँ से लेकर चलते हैं, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सारी बोलने की आवाजें आईं और फिर कुछ ही देर में समर का शरीर हवा में उड़ता हुआ सा नजर आया और वही दूर कहीं कोहरे के बीच एकदम ही गायब हो गया। 5वां, राजमहल में। समर, नहीं नहीं, उसे मत लेकर जाओ, छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी रानी, जो कि काफी देर से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, एकदम से ही चिल्लाती हुई बोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गईं। उनके इस तरह से चिल्लाने पर आसपास खड़ी सेविकाएं, जो कि रात का वक्त होने की वजह से नींद में ऊँग रही थीं, वो सब एकदम ही चौंक गईं और सुरभि तुरंत ही रानी के सिरहाने आकर बैठ गई और उसने कहा, नहीं नहीं महारानी जी, कुछ भी नहीं हुआ है उन्हें, राजकुमार समर बिल्कुल ठीक हैं, बस आप भी ठीक हो जाइए। इतना बोलते हुए सुरभि ने रानी कादम्बरी के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें दोबारा से बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वह अभी भी उसी तरह से नींद में बड़बड़ाती जा रही है। उनकी आंखें बंद हैं और हाथ पैर इधर उधर को हिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा रानी को और कोई भी होश नहीं है। उनकी ऐसी हालत देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे ही सुरभि का हाथ रानी के माथे पर टच हुआ, उसे समझ आया कि रानी को बहुत ही तेज बुखार है और उनका पूरा शरीर तेज जल रहा है। सुरभि ने तुरंत ही पास खड़ी एक सेविका को आवाज लगाते हुए कहा, सेविका, जाओ जाकर अभी राजवैद्य जी को बुलाकर लाओ और महाराज को भी खबर पहुंचा देना, महारानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुरभि का आदेश सुनकर वो सेविका तुरंत ही वहां से चली गई और बाहर जाकर वो बात उसने महाराज के पहरेदार को बताई और पहरेदार महाराज को ये बात बताने के लिए चला गया और सेविका वहां से राजवैद्य को बुलाने के लिए चली गई। इस बीच रानी की हालत और भी खराब होती जा रही है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के साथ ही क्यों, छोड़ दो उन सबको वापस, आ जाओ वसुंधरा, समर।
रानी ने इस तरह अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब कुछ चिल्लाया तो फिर सुरभि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बस महाराज या फिर राजवैद्य किसी के भी वहां पर आने का इंतजार ही कर सकती है और कुछ नहीं। उसने रानी को जगाने और होश में लाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसने रानी के शरीर को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो बस लगातार वही सब बड़बड़ाती जा रही है और बार बार समर, चंद्रिका, वसुंधरा का ही नाम ले रही हैं। चौथा, रात का वक्त। आश्रम में महात्मा आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं और शिवानी, सक्षम वहां उनके आसपास ही टहल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने ये फैसला किया है कि जो कुछ भी शिवानी को पता है वो दोनों वो पूरी बात महात्मा को बता देंगे और उसके बाद चाहे महात्मा शिवानी को जो भी सजा दें वो उसे स्वीकार कर लेगी, लेकिन कम से कम वीरेश के बारे में तो उन्हें पता चल जाएगा और वो लोगों से ढूंढने के लिए जा सकते हैं। ये बात सोचते हुए एकदम परेशान सी शिवानी अपने नाखून को तर रही है और इधर इधर देख रही है। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही है। सक्षम भी उसके साथ ही वहां पर खड़ा है और एक बार वो शिवानी की तरफ देख रहा है और फिर एक बार महात्मा गुरुजी की तरफ, जो कि एकदम पूरी तरह से ध्यान मग्न है। और जब वो ऐसे ध्यान में होते हैं तब कोई भी उनका ध्यान भंग करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये महात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पूरे आश्रम में सबको इस बारे में बता चुके हैं। पांचवां, क्या रानी की हालत में आएगा कोई सुधार और समर को कौन लोग अपने साथ लेकर गए हैं? क्या चंद्रिका और वीरेश पहुंच पाएंगे वसुंधरा तक या फिर वसुंधरा के साथ साथ खो देंगे समर को भी? क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आप हमें सही जगह पर तो लेकर जा रहे हैं ना? नरेंद्र ठाकुर के पीछे चलते हुए सिपाहियों में से एक ने बोला तो ठाकुर अपनी जगह पर रुक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो सारे लोग लगभग 3-4 घंटा से ठाकुर के पीछे उसे जंगल में चल रहे हैं और महात्मा के आश्रम से लेकर एक दिशा में चलते हुए उन लोगों ने अब तक आधे से ज्यादा जंगल पार कर लिया है, या फिर कहो जंगल अब बिल्कुल खत्म होने को आया है। इसलिए एक सैनिक ने यह सवाल किया, ठाकुर की उम्र इस वक्त अच्छी खासी है, उनके बाल भी आदत से ज्यादा सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर कुछ झुर्रियां हैं और महात्मा जैसा तेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शरीर स्वस्थ है शक्तियों की वजह से और वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा ठीक ठाक चल फिर सकते हैं, जबकि उनकी उम्र के बाकी लोग 70 साल में इतने ऊर्जावान नहीं रहते। ठाकुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को भटकाने या तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए लेकर आया हूँ? देखो मेरे पास खुद इतना फालतू समय नहीं है। ठाकुर को गुस्से में देखकर उसे सैनिक ने तुरंत ही अपनी बात ठीक करते हुए कहा, नहीं, हमारे कहने का मतलब है कहीं आप खुद भी तो रास्ता नहीं भूल गए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये जंगल तो कितना ज्यादा हरा भरा है और इतने सारे पेड़ हैं, ऐसे में रास्ते याद रखना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, हमें सब समझ आ रहा है, ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत करो और चुपचाप से चलते रहो। वो जंगलों के बीच नहीं रहता, वहां पहाड़ियों में रहता है और इसके अलावा उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं हम जा रहे हैं वहां पर तुम्हें वो मिल ही जाए और उसकी गर्दन पकड़कर तुम उस राजकुमारी का पता पूछ लोगे। ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है। ठाकुर ने इस बार एकदम गंभीर आवाज में कहा और दोबारा से मुड़कर वहां से आगे चलने लगे और बाकी लोगों के पास उनके पीछे चलने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आगे चलते हुए ठाकुर नरेंद्र प्रताप को थोड़ा डर लग रहा है और वो अपने मन में सोच रहे हैं, क्या हुआ अगर विक्रांत को इस बारे में भनक भी लग गई तो वो जरूर मुझे गलत समझेगा और उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं और इन लोगों की मदद कर रहा हूं। लेकिन मेरी तरफ से वो इन परिस्थितियों को समझ नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी ये करना पड़ा, नहीं तो मैं राजद्रोही कहलाता राजा के खिलाफ जाने के लिए, और ऐसा करके इस राज्य में जंगल में कहीं भी रहना मुश्किल हो जाता। बस इसीलिए वो ये मुझे करना पड़ रहा है। अपने मन में ये बात बोलते हुए ठाकुर नरेंद्र प्रताप आगे बढ़ रहे हैं। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी है, ठंड और कोहरे की वजह से ज्यादा आगे का किसी को भी नजर नहीं आ रहा। आसमान में चांद की रोशनी है, लेकिन चांद पूरा नहीं है और उन घने पेड़ों की वजह से वो रोशनी नीचे जमीन तक तो नहीं आ रही, जो कि उनका रास्ता दिखाने में थोड़ी भी मददगार साबित हो। 5 बजे राजमहल में राजा महेंद्र प्रताप लगभग दौड़ते हुए रानी के कक्ष के अंदर आए और वहां पर राजवैद्य को बैठे देखकर उनकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ है हमारी महारानी को? वैद्य जी, मेरी रानी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, बदले में चाहे आप हमसे जो भी मांग लीजिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। पहले ही हमारे बच्चे हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे में हमारी पत्नी की ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है।
राजवैद्य ने नीचे सिर झुकाकर कहा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं महाराज, और महारानी को कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। बस उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लिया है और वो खुद ही जीना नहीं चाहती। लेकिन पूरी तरह से उनके प्लान भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनके प्राण भी अपने बच्चों में ही बसे हुए हैं और वो बस उन्हें देखना चाहती हैं। अगर राजकुमार और राजकुमारी वापस आए तभी कुछ हो सकता है। राजवैद्य की ये बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। अब उसके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वैद्य जी जो कुछ भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था और राजा को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा था। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए वो क्या करे, और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उसने महात्मा के यहाँ से भी मदद मांगी है और बाकी जगहों पर भी सैनिकों और सेनाओं को भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक चंद्रिका या समर में से किसी का भी पता उन लोगों को नहीं चल पाया है। महारानी, हमें आपकी जरूरत है। ऐसे वक्त में हमें भी अपने बच्चों की कमी बहुत खल रही है, जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया, इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ से निकल गए और पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। लेकिन आप तो हमारे साथ मत छोड़िए, कम से कम। इतना बोलते हुए राजा ने रानी कादम्बरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन उन आंसुओं को छिपाता हुआ ऊपर की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो राजा है और बाकी सबके सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकता, फिर चाहे बात उसके परिवार और पत्नी की ही क्यों ना हो। 5 बजे वसुंधरा और वीरेश एक साथ ही उसे जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वीरेश ने आग लगी हुई देखा था। चंद्रिका के मन में काफी सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उसे पता कर वो ज्यादा कुछ भी बोलेगी तो वीरेश नाराज हो जाएगा, इसलिए वो काफी देर से चुप है। लेकिन फिर जब उसे चुप नहीं रहा गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम्हें लगता है यही वो जगह है जहां पर आग लगी हुई थी? लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आग और धुआं सिर्फ तुम्हें ही नजर क्यों आया? मुझे और राजकुमार समर दोनों में से किसी को भी जरा सी भी आग और धुआं कुछ भी नहीं दिखता। वैसे भी ये जगह तो वहां पहाड़ी से कितनी दूर है, देखो पहाड़ी भी यहां से नजर नहीं आ रही है। हाँ, तुम लोगों को नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम लोग सामान्य व्यक्ति हो, तुमने हमारी तरह शिक्षा ग्रहण नहीं की है। हमारी सुनने, देखने, सूंघने की शक्ति बहुत ही अधिक है सामान्य इंसानों से, क्योंकि हमें इस तरह से ही प्रशिक्षित किया गया है। चंद्रिका की बात का जवाब देते हुए वीरेश ने बहुत ही आराम से बोला। तो चंद्रिका को पहले तो हैरानी हुई कि वो उसे इतनी अच्छी तरह से बात कैसे कर रहा है। इसके अलावा चंद्रिका को ये सब कुछ समझ भी नहीं आता, जो कुछ भी आश्रम की शिक्षा और शक्तियों के बारे में वीरेश उसके सामने बोलता है, क्योंकि चंद्रिका इन सब बातों को लेकर बिल्कुल अनजान थी और जितना कुछ भी उसे पता चला है वीरेश को देखकर ही पता चल पाया है। ये देखो, ये सारे जले हुए पत्ते और टहनियां देखो, आधे जले हुए हैं, इनमें से कुछ और ये सब भी काले पड़ गए हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है यहाँ पर आग नहीं लगी होगी? आसपास जलकर काले पड़े हुए वो सूखे पत्ते और टहनियों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए वीरेश ने चंद्रिका से कहा। आग लगने वाली बात सुनते ही चंद्रिका को राजकुमारी की फिक्र हुई। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ कि इस आग और जगह का राजकुमारी से क्या लेना देना हो सकता है? और वसुंधरा अगर यहाँ पर होगी तो उसे कहीं उसकी वजह से कोई चोट ना आई हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा कुछ? चंद्रिका की ये बात सुनकर वीरेश को भी ये सोचकर डर लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत ही चंद्रिका की बात के जवाब में बोला, नहीं, वो राजकुमारी को कोई भी चोट नहीं आने देगा जो राजकुमारी को लेकर गया है, क्योंकि अगर उसे राजकुमारी को मारना होता तो वो वहां पर ही मार देता, उसे जरूर उनसे कोई और फायदा है। राजकुमारी वसुंधरा से नहीं, मुझे उसे जो कुछ भी चाहिए असल में वो मुझसे मिल सकता है, और वसुंधरा तो सिर्फ मेरी वजह से ही। वह चंद्रिका के बाद बोल ही रही थी कि तभी वीरेश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, चुप करो, तुम क्यों कुछ भी बोल रही हो? मुसीबत मोल लेने का शौक है क्या तुम्हें? और ये जगह कोई इतनी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमारी बात सुन सकता है। और क्या तुम चाहती हो विक्रांत को ये सच पता चले और वो वसुंधरा को छोड़ तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए? वीरेश चंद्रिका को लगभग डालते हुए बोला, और उसकी ये बात सुनकर चंद्रिका को पहली बार उसके मन में अपने लिए फिक्र नजर आई और वो आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। वीरेश अभी भी उसके मुंह पर हाथ रखे हुए, तभी चंद्रिका ने ऊपर नीचे अपना सिर हिलाया, तो फिर वीरेश ने भी उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और वो दोनों वहां से थोड़ा और आगे बढ़ गए। अच्छा, तो वो विक्रांत गलत लड़की को लेकर आया है, उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात पता चली मुझे, अब मैं इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगा। वहीं पर से एक हल्की आवाज गूंजी, शायद किसी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जिसका डर वीरेश को था वही हुआ, लेकिन वो कौन था वहां पर नजर नहीं आया और वीरेश चंद्रिका के कान तक भी उसकी ये आवाज नहीं पहुंची। लेकिन कोई था जो इस बात का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
इस बात से पूरी तरह से अनजान वीरेश चंद्रिका उस खंडहर की तरफ ही आगे बढ़े। क्या लगता है आप लोगों को, नरेंद्र ठाकुर एकदम सही जगह पर लेकर जा रहा है? और क्या उसे पता है विक्रांत के ठिकाने के बारे में? और किसने सुन ली है वीरेश और चंद्रिका की बातें? और क्या वो ये बात विक्रांत तक पहुंचा देगा या इस बात का किसी और तरह से फायदा उठाएगी? क्या चंद्रिका की जान भी खतरे में पड़ने वाली है?